नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स में आरबीआई का एक बड़ा डिसीजन, यूपीआई का हिस्टोरिक रिकॉर्ड, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंडिया का नया माइलस्टोन और गवर्नमेंट की एक इम्पोर्टेंट स्कीम, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आरबीआई के कुछ अहम फैसले हैं। यूपीआई ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में देश ने एक नई उड़ान भरी है और दिल्ली में एक बहुत ही खास स्कीम लॉन्च हुई है। एक एक करके सबको समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेगा माइंड अकेडमी पर। यहाँ हम करंट अफेयर्स को इतना आसान बना देते हैं कि वो आपके एग्जाम प्रेपरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं आरबीआई से जुड़ी आज की टॉप न्यूज़। तो पहला सेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बड़े फैसलों पर। दोस्तों, जो लोग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेक्शन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, आरबीआई ने अनाउंस किया है G-SEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक अंडरराइटिंग ऑक्शन, और इसका अमाउंट है 29,000 करोड़। ये फिगर दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला सवाल बन सकता है, इसलिए इसे अभी के अभी नोट कर लीजिए। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये जो 29,000 करोड़ है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है 17,000 करोड़ रुपए जो 2040 में मैच्योर होने वाले G-SEC के लिए है, और दूसरा है 12,000 करोड़ रुपए जो 2076 में मैच्योर होंगे। और ये सारा ऑक्शन आरबीआई के अपने ई-कुबर सिस्टम पर कंडक्ट होगा। इसके अलावा आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स को एक बहुत बड़ी राहत दी है। प्री और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की जो पीरियड है उसे 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि ग्लोबल मार्केट में जो भी गड़बड़ चल रही है उसके बीच हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ा और वक्त मिलेगा। और हाँ, स्टैटिक जीके का पॉइंट तो हमेशा याद रखना है। G-SEC क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब आरबीआई की दूसरी बड़ी खबर पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या थी। हो ये रहा था कि इंडियन रुपी लगातार कमजोर पड़ रहा था और विदेशी मार्केट में इस पर जबरदस्त स्पेक्यूलेशन यानी कि सट्टाबाजी चल रही थी। तो सवाल उठता है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिर किया क्या? ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे रुपी को संभाला जा सके? देखिए, आरबीआई के एक्शन को समझने के लिए पहले एनडीएफ को समझना पड़ेगा। एनडीएफ यानी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का अनुमान वाला कॉन्ट्रैक्ट है जो विदेश में होता है। इसमें करेंसी का एक्चुअल लेना देना नहीं होता, बस उसके प्राइस के डिफरेंस पर यूएस डॉलर जैसी फॉरेन करेंसी में सेटलमेंट हो जाता है। और स्पेक्यूलेटर्स इसी का फायदा उठाकर रुपी पर सट्टा लगा रहे थे। तो इस पूरे खेल को रोकने के लिए आरबीआई ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। उन्होंने बैंक्स को साफ साफ मना कर दिया कि वो रुपी एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर ही नहीं कर सकते, चाहे क्लाइंट देश का हो या विदेश का। गोल बिल्कुल क्लियर था, स्पेकुलेशन को रोकना और रुपी को स्टेबलाइज करना। और इसका इम्पैक्ट जबरदस्त था। बैंक्स को करीब करीब $30 बिलियन के ट्रेड्स को खत्म करना पड़ा। और हाँ, एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का पॉइंट, आरबीआई फॉरेक्स मार्केट्स को फीमा एक्ट 1999 के अंडर रेगुलेट करता है। चलिए अब आरबीआई से आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी और फाइनेंस से जुड़ी कुछ और इम्पॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं। इस सेक्शन में हम इंश्योरेंस और डिजिटल पेमेंट्स की बात करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। सोच लीजिए, ये एक तरह का अकाउंटिंग सिस्टम का अपग्रेड है। अभी तक कंपनीज IGAP यानी इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करती थी, लेकिन अब उन्हें IND AS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि IND AS ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ चलता है, जिससे हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। IRDAI ने इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। ये डेट्स नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहली डेट है 1 अप्रैल 2026, जब से ये नए नियम मैंडेटरी हो जाएंगे। दूसरी डेट है 30 अप्रैल 2026। ये उन कंपनीज के लिए डेडलाइन है जिन्हें इस बदलाव में थोड़ी मुश्किल हो रही है। वो 1 साल की छूट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है जिसका कार्यकाल 2 साल का होगा। और अब आते हैं उस खबर पर जिसका हम सबको इंतजार था। यूपीआई ने तो कमाल ही कर दिया। मार्च 2026 में यूपीआई ने एक नया इतिहास बना दिया। ट्रांजैक्शन वैल्यू को देखें तो ये फरवरी के 26.84 ट्रिलियन रुपीस से उछलकर सीधा 29.52 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गई। ये दोस्तों लगभग 10% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है।
और अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 की बात करें तो कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू का आंकड़ा है 314.23 ट्रिलियन रुपीस। ये नंबर दिखाता है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। सिर्फ वैल्यू ही नहीं, वॉल्यूम में भी रिकॉर्ड टूटता है। मार्च में 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट है। जरा सोचिए, इसका मतलब है हर दिन 730 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस। और स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीआई को लॉन्च किसने किया था? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने अप्रैल 2016 में। इकोनॉमी के बाद अब चलते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स और आत्मनिर्भरता जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग ली, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इसे रिव्यू करना था। मीटिंग में एनर्जी सिक्योरिटी, महंगाई, खेती, लॉजिस्टिक्स और एमएसएमईज जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा हुई। और एक एक्शन भी लिया गया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि जरूरी चीजों की कीमतों पर नजर रखी जा सके। स्टैटिक जीके का पॉइंट, सीसीएस देश की नेशनल सिक्योरिटी पर डिसीजन लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है। इस स्कीम में बेटी के जन्म पर 11,000 रुपए मिलेंगे। फिर क्लास 1, 6, 9, 11 और 12 में एडमिशन लेने पर 5-5 हज़ार रुपए। आगे की पढ़ाई जैसे डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के लिए 25,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। और ये सारा पैसा बेटी के 18 या 21 साल का होने पर निकाला जा सकता है। एक चीज जरूर याद रखिएगा, इस स्कीम ने पुरानी लाडली स्कीम को रिप्लेस किया है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब एक ऐसी खबर जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट एक नए रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पर पहुंच गया है, और वो नंबर है 38,424 करोड़ रुपीस। इस ऐतिहासिक नंबर में सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का योगदान है। डिफेंस पीएसयूज का हिस्सा लगभग 55% है, तो प्राइवेट सेक्टर ने भी 45% से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पर है 62.66% की ग्रोथ। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि इंडिया अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां। ये अपॉइंटमेंट्स वाला सेक्शन भी एग्जाम्स के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। 2 बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। पहले हैं एस अनंतरामन, जिनको येस बैंक का नया चीफ रिस्क ऑफिसर यानी सीआरओ बनाया गया है। वो इससे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अहम रोल पर थे। दूसरी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है राजेश कुमार रथनचंद की, जिनको डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लेंट्रा ने अपना नया सीईओ बनाया है। ये इससे पहले ट्रांस यूनियन सिबिल के एमडी और सीईओ थे। दोनों ही अपने अपने फील्ड्स के बड़े एक्सपर्ट्स हैं। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट खबरें, बिल्कुल डिटेल में। अब टाइम है एक सुपर फास्ट पावर पैक्ड रिवीजन का, ताकि सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट हो जाएं। चलिए मेरे साथ फटाफट रिवाइज कीजिए। आरबीआई जीसेक ऑक्शन कितना? 29,000 करोड़ रुपए। आरबीआई ने क्या बैन किया? रूपी एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आईआरडीआई के नए नॉर्म्स इंड एएस 1 अप्रैल 2026 से। यूपीआई का मार्च रिकॉर्ड 29.52 ट्रिलियन रुपए। दिल्ली की नई स्कीम लखपति बिटिया योजना। डिफेंस एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए। येस बैंक के नए सीआरओ कौन? एस अनंतरमन। और लेंट्रा के नए सीईओ राजेश कुमार रथानचंद। बहुत बढ़िया। और आज का सेशन खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए। जिस तरह से भारत के डिजिटल पेमेंट्स और डिफेंस एक्सपोर्ट्स दोनों ने ऐतिहासिक ऊंचाइयां हासिल की हैं, ये माइलस्टोन्स देश के आने वाले आर्थिक सफर के बारे में क्या संकेत देते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स एनालिसिस। अगर आपको इस सेशन से वैल्यू मिली हो और सारी चीजें आसान भाषा में समझ आई हो, तो इस मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक जरूर करें। अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।